स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। हर हाईवे की एक अपनी रफ्तार होती है, एक अपनी आवाज। लेकिन कुछ रास्तों पर सिर्फ टायरों की चरमराहट नहीं होती, वहां हवा भी कुछ कहती है, रातें कुछ छुपाती हैं और मोड़ सिर्फ मोड़ नहीं होते। ये कहानी है दो ड्राइवरों की जिन्होंने उस मोड़ पर भरोसा नहीं किया और फिर रास्ता बदल गया। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। 2 नवंबर 2007 रात 11 बजे, कानपुर का ट्रांसपोर्ट नगर। सुमित ने सिगरेट का आखिरी कश खींचा और ट्रक के बोनट से टेक लगाकर आसमान की ओर देखा। ठंडी हवा में धुआं धीरे धीरे घुलता जा रहा था, जैसे किसी अधूरी बात को चुपचाप निगल रहा हो। ऊपर आसमान में चांद पूरा था, लेकिन उसकी चमक में कोई राहत नहीं थी। बस एक अजीब सी बेचैनी थी जो साफ दिखती थी पर समझ नहीं आती थी। ट्रक पूरी तरह से लोड हो चुका था, सीमेंट की बोरियों से भरा हुआ, और अब उनकी मंजिल थी दरभंगा, बिहार, NH-27 के रास्ते। ये रास्ता उसने पहले भी तय किया था, पर इस बार मौसम, तारीख और मन तीनों कुछ अजीब महसूस करवा रहे थे। अमन, उसका हेल्पर, ट्रक के पीछे से आता दिखा। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में कुछ और था, जैसे कोई अनकही बात जो गले में फंसी हो। वो बिना कुछ कहे ट्रक के केबिन में चढ़ गया और अपने बैग से मोबाइल निकालकर उसमें कुछ टाइप करने लगा। सुमित भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और ट्रक की चाबी घुमाई। इंजन की गरजती आवाज़ सुनते ही उसे एक सुकून सा महसूस हुआ, जैसे ये मशीनें अब भी भरोसेमंद थीं, चाहे दुनिया जितनी भी बदल जाए। चलें भाई? अमन ने पूछा, पर उसकी आवाज़ में झिझक थी। सुमित ने उसे एक निगाह देखा और फिर कहा, तू फिर से डरने लग गया। अबे, वो सब गांव की बातों में इतना ना उलझ। चलावा वावा कुछ नहीं होता, ये सब बुजुर्गों की गप्पें हैं। अमन चुप रहा, लेकिन उसकी उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर थमी रहीं। कुछ तो था जो उसे बेचैन कर रहा था। ट्रक हाईवे की ओर बढ़ चला और धीरे धीरे शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी। सड़कें अब खाली थीं। सामने दूर तक बिछी डामर की चमकदार पट्टी जैसे अंधेरे में एक अकेली उम्मीद बनकर खींची जा रही हो। लेकिन उस रात कुछ और भी था। वो शांत झूठ थी, जैसे सड़कें खुद किसी रहस्य को छुपा रही हों और हर किलोमीटर के बाद कोई अदृश्य आंख तुम्हें घूरती हो। करीब आधे घंटे बाद NH-27 पर पहुंचने से पहले दोनों एक पेट्रोल पंप पर रुके। सुमित ने टंकी फुल करवाई और वहीं खड़े खड़े एक बुजुर्ग चौकीदार से बात शुरू कर दी। बाबा, ये दरभंगा वाला रास्ता तो ठीक ही है ना? बुजुर्ग ने एक पल को सिर उठाकर उन्हें देखा। उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन उनमें वो सादगी नहीं थी जो आमतौर पर गांव के बूढ़ों में होती है। उसमें कुछ और था, कोई डर, कोई पुरानी याद, या शायद कोई अधूरी चीख। ठीक है, लेकिन चलावे वाले मोड़ पर सावधान रहियो, उसने धीमी आवाज में कहा। सुमित हंस पड़ा। फिर वही चलावा? बाबा, अब तो GPS भी है हमारे पास। GPS नहीं चलावे से बचा सकता बेटा, उसने धीरे से जवाब दिया। GPS रास्ता दिखाता है, चलावा रास्ता बदलवा देता है। उसके इन शब्दों ने पहली बार सुमित के दिल में एक हल्की सी सिहरन पैदा कर दी। जब वे ट्रक में वापस चढ़े तो अमन ने झट से पूछा, क्या कहा उसने? कुछ नहीं, वही पुरानी डरावनी बकवास। सुमित ने बात टाल दी। पर ट्रक फिर जब सड़क पर लौटा तो हवा का रुख जैसे बदल चुका था। ठंडी हवा अब सिर्फ मौसम नहीं थी, वो एक चेतावनी लग रही थी। सामने अंधेरे में हाईवे फैला हुआ था, पर लगता था जैसे हर मोड़ अब एक जाल हो, हर साइन बोर्ड झूठ बोलता हो। और फिर रात के 1:12 बजे उनके मोबाइल नेटवर्क एक साथ गायब हो गए। GPS भी लोड नहीं हो रहा था, और सामने जो बोर्ड दिखा वो कुछ कह रहा था जो दोनों ने कभी नहीं देखा था। चलावे वाला मोड़ 5 किलोमीटर आगे। सुमित ने ब्रेक हल्के से दबाए और अमन की आंखें फटी रह गईं। भाई, ये बोर्ड पहले कभी नहीं था? सुमित ने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक की स्पीड कम कर दी और स्टीयरिंग पर उसकी उंगलियां कस गईं। सड़क अब वही नहीं थी जो कुछ घंटे पहले थी। रात अब गहरी हो चुकी थी और हाईवे अपनी सबसे खामोश शक्ल में था। कोई ट्रैफिक नहीं, ना कोई हेडलाइट्स की झिलमिलाहट, बस काले कैनवास पर फैली एक अंतहीन सी सड़क जो किसी अनजान गंतव्य की ओर खींचती चली जा रही थी। सुमित अब तक पूरी तरह से सतर्क था।
वो मस्तिष्क से ड्राइव कर रहा था, दिल से नहीं। अमन बार बार खिड़की से बाहर झांकता, जैसे हर छाया में कुछ ढूंढ रहा हो, कोई इंसान, कोई साया या कोई चेतावनी जो सड़क पर नजर नहीं आती लेकिन दिल को महसूस होती है। भाई, ये बोर्ड, चलावे वाला मोड़ 5 किलोमीटर आगे, तूने देखा ना? अमन की आवाज टूटी हुई थी, मानो शब्दों से ज्यादा डर उसके गले में अटका था। सुमित ने सिर हिलाया। देखा, पर तू ये क्यों मान रहा है कि बोर्ड असली था? तो फिर वो था क्या? सुमित चुप रहा, क्योंकि जवाब उसके पास भी नहीं था। वह जानता था कि हाईवे विभाग ऐसे साइन बोर्ड नहीं लगाता जो किसी प्रेत की चेतावनी दे, लेकिन जो दिखा वो झूठ भी नहीं था। करीब 4 किलोमीटर बाद उन्होंने देखा कि सड़क के दोनों ओर झाड़ियों की घनी कतारें शुरू हो चुकी थीं। लाइट्स जब उन पर पड़ती तो परछाइयां सड़क तक खिंचाती और कई बार लगता जैसे कोई झाड़ी से निकलकर लपकने ही वाला हो। अमन अब पूरी तरह खामोश हो चुका था। वो किसी पुराने भजन को बुदबुदा रहा था, आंखें बंद करके। ट्रक का रेडियो भी अजीब सा स्टैटिक पैदा कर रहा था, जैसे किसी दूसरे फ्रीक्वेंसी से कोई टकराव हो रहा हो। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स के सामने कुछ सफेद चमका। सुमित ने ब्रेक मारे। दोनों की गर्दनें झटके से आगे हुईं। ट्रक कुछ मीटर के लिए झटका खाकर रुका। दोनों के चेहरों से खून जैसे उतर गया। सड़क के बीचों बीच एक सफेद साड़ी में लड़की खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर बिखरे हुए और दोनों हाथ साइड में ऐसे लटके जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती वहीं खड़ा कर दिया हो। ना कोई हलचल, ना कोई आवाज, बस खड़ी, सीधी, जैसे किसी मूवी का फ्रेम हो। भाई, वो क्या है? अमन की सांसें तेज हो गईं। कोई औरत है शायद, कोई पागल, सुमित ने कहा, पर उसकी खुद की आवाज कांप रही थी। अमन ने आंखें मसलकर फिर देखा। भाई, उसके पैर उल्टे हैं। सुमित की सांसें थम गईं। लड़की अब धीरे धीरे सिर उठाने लगी। चेहरे का ऊपरी हिस्सा अब भी बालों से ढंका था, लेकिन उसकी ठुड्डी, गाल और होंठ धीरे धीरे सामने आ रहे थे। होंठों पर कोई हंसी नहीं थी, वहां कुछ और था, एक खालीपन, जैसे उस चेहरे ने कभी मुस्कुराना सीखा ही नहीं। और तभी ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगीं। पलक झपकते ही वो गायब हो गई। अमन ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और बोल पड़ा, चलो यहां से, जल्दी। सुमित ने ट्रक चालू किया, गियर में डाला और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक गरजते हुए आगे बढ़ा, जैसे खुद भी वहां से भागना चाहता हो, लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं था। जीपीएस बंद, साइन बोर्ड गायब और हर 100 मीटर पर ऐसा लगता कि वे फिर उसी जगह आ गए हैं। भाई, हम घूम रहे हैं, हम एक ही जगह बार बार आ रहे हैं। अमन की आवाज अब चीख में बदलने लगी। नामुमकिन है, सुमित ने कहा, लेकिन वो भी जान चुका था। उनकी गाड़ी एक लूप में फंस चुकी है। और तभी ट्रक की विंडशील्ड पर अचानक लाल रंग के हाथों के निशान उभर आए। 1, 2, 3, जैसे कोई अंदर से खून से खटखटा रहा हो। ट्रक जैसे ही उस अजीब मोड़ से भागता हुआ आगे बढ़ा, सुमित ने महसूस किया कि गियर और स्टीयरिंग दोनों पर उसका नियंत्रण ढीला पड़ रहा है। रास्ता न तो जीपीएस पर दिख रहा था और न ही कोई अन्य गाड़ी आसपास दिखाई दे रही थी। एक गहरी चुप्पी जो इंसान की नसों में रेंगती है, हर कोने में फैल गई थी। ट्रक की हेडलाइट्स अब वैसी तेज नहीं रहीं। उनकी रोशनी अब सफेद कम और पीली ज्यादा लग रही थी, मानो ट्रक भी थकने लगा हो। और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रक एक झटका खाकर सड़क के किनारे झुका। सुमित ने तुरंत ब्रेक मारा और इंजन बंद किया। टायर गया, उसने गुस्से में कहा, लेकिन डर उसके स्वर में छिपा नहीं रह पाया। अमन कांपती आवाज में बोला, मत उतर भाई, रात के 2 बजे, ऐसे सुनसान में, जब अभी अभी वो औरत दिखी है। क्या जरूरत है नीचे जाने की? क्या करेंगे? बिना टायर बदले तो नहीं जा सकते, सुमित ने कहा, लेकिन अंदर से वो भी डर से जकड़ा हुआ था। दोनों उतर गए। ट्रक की टॉर्च निकालकर उन्होंने पिछला दायां टायर देखा, चीर कर फटा हुआ था, किसी कील से नहीं, किसी नुकीली चीज से चीरने जैसे। एक गहरी धारदार दरार सीधी और जानबूझकर की गई। तभी दूर सड़क किनारे एक पुराना ढाबा नजर आया। टूटी हुई दीवारें, उजड़ी हुई छत और दरवाजे पर एक टेढ़ा लटकता बोर्ड, जिस पर कभी शायद लिखा होता था, राहत भोजनालय। अब बस 2 शब्द बच गए थे,
रात तभू। अमन ने धीरे से पूछा, भाई इस ढाबे की लाइट जल रही है? सुमित ने सिर घुमाया। हाँ, एक हल्की पीली रोशनी अंदर से आ रही थी, जैसे कोई लालटेन हो। क्या कोई है अंदर? पता नहीं, चलकर देखते हैं। दोनों ने ट्रक वहीं छोड़ा और उस वीरान ढाबे की ओर बढ़े। हर कदम पर जंग खाई जमीन चरमराती थी और हवा में एक अजीब सी सीलन और गंध थी, जैसे पुराने खून और बासी दूध की मिली जुली बू। दरवाजा धकेला, वो खुद ब खुद चर्र चर्र करता खुल गया। अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ढाबा पूरी तरह वीरान था। लकड़ी की टूटी मेजें, बेंचें उलटी पड़ी थीं और दीवारों पर पुराने हिंदी पोस्टरों के आधे फटे टुकड़े चिपके थे। पर जो सबसे अजीब था वो था काउंटर के पीछे बैठा एक बूढ़ा आदमी जो बिना हिले डुले चाय के एक कप को देख रहा था, मानो किसी ने उसे उसी हालत में जमा कर छोड़ दिया हो। बाबा, यहाँ कोई है? सुमित ने डरते हुए पूछा। बूढ़ा अचानक हिला, जैसे बर्फ से बाहर निकला हो। उसने गर्दन मोड़ी और दोनों को देखा। उसकी आंखें सफेद थीं, पूरी तरह। कोई पुतली नहीं, कोई भाव नहीं। तुम लोग पीछे से आ रहे हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, टायर फट गया, मदद चाहिए, अमन बोला। बूढ़ा मुस्कुराया, एक अजीब जानवर जैसी मुस्कुराहट। मदद नहीं मिलेगी यहाँ, तुम्हें चलावा बुला चुका है। अब रास्ता तुम्हारा नहीं, उसका है। क्या मतलब? सुमित ने कदम पीछे खींचे। बूढ़े ने हाथ उठाया और एक शीशे के जार की ओर इशारा किया, जिसमें एक कटा हुआ इंसानी कान तैर रहा था। जो उसकी बात नहीं सुनते वो फिर कभी सुन नहीं पाते, उसने कहा। तभी बाहर ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप जल गईं और ढाबे के पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। अब भागो अगर भाग सकते हो, बूढ़ा बोला। वो तुम्हारे पीछे है और अगली चीख अब तुम्हारी होगी। सुमित और अमन ढाबे से भागते हुए बाहर निकले। हवा एकदम ठंडी हो चुकी थी, जैसे किसी बर्फीले दर्रे में आ गए हों। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। ढाबे के दरवाजे के पास वो बूढ़ा अब नहीं था। उसकी जगह एक लंबी छाया दीवार पर फैल रही थी, जो हिल रही थी, पर वहां कोई नहीं था। ट्रक की लाइट खुद से कैसे ऑन हो गई? सुमित ने कांपती आवाज में पूछा। चल जल्दी कर। अमन ने ट्रक की ओर दौड़ लगा दी। दोनों भागते हुए ट्रक तक पहुंचे, मगर जैसे ही दरवाजा खोलने लगे, भीतर से किसी ने अंदर से ही लॉक कर दिया था। अबे, ये क्या मजाक है? सुमित ने जोर से हैंडल खींचा। अमन, तूने लॉक किया था क्या? नहीं, मैं तो तेरे साथ ही था। ट्रक के भीतर हेडलाइट की रोशनी अब कांप रही थी, जैसे अंदर कोई चीज चल रही हो। फिर अचानक हॉर्न खुद ब खुद बज उठा, एक लंबा दर्द भरा हॉर्न। और फिर दूसरी ओर से सुनाई दी एक और आवाज, किसी लड़की की, जो बहुत पास थी लेकिन दिख नहीं रही थी। रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। अमन का गला सूख गया। वो सड़क के एक ओर मुड़ा, जहां झाड़ियों के बीच से कोई चीज सरक रही थी, तेज घुटनों के बल चलती हुई, पर हाथों और पैरों की संख्या 4 से ज्यादा लग रही थी। ये इंसान नहीं है। अमन की सांस अटक गई। तभी सुमित ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सामने पेड़ के नीचे खड़ी थी वही सफेद साड़ी वाली औरत। उसका चेहरा अब साफ दिखा, पर वो चेहरा नहीं था, एक काला गड्ढा था, जिसमें सिर्फ एक लटकती हुई जीभ और घनी सांसें सुनाई दे रही थीं। देख मत, आंख मत मिला, अमन चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। सुमित की आंखें अब स्थिर थीं, जैसे किसी ने उसे जड़ कर दिया हो। उसकी नाक से खून बहने लगा, होठों से झाग और शरीर अकड़ गया। भाई चल उठ, भाग। अमन ने उसे खींचा, लेकिन तभी ट्रक की खिड़की अपने आप नीचे सरकी और अंदर से वही लड़की की आवाज आई। तुम्हारे दोस्त ने मेरी बात नहीं सुनी, अब तुम सुनोगे? अमन ने हिम्मत करके अपने हाथ से सुमित की जेब से चाबी निकाली और ट्रक के दूसरी तरफ के दरवाजे को जबरदस्ती खोला। अंदर कुछ नहीं था, न साया न परछाई, लेकिन हवा अंदर इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ के कमरे में घुस गए हों। अमन ने सुमित को घसीटकर ड्राइवर सीट पर डाला, खुद स्टीयरिंग पकड़ा और इंजन स्टार्ट किया। ट्रक दहाड़ के साथ शुरू हुआ, लेकिन ब्रेक अपने आप लग रहे थे, मानो ट्रक चलाने के लिए कई हाथ लड़ रहे हों। पीछे से आवाज आई, रुक जाओ, तुम्हें चलावे ने चुना है। और तभी ट्रक में रेडियो अपने आप ऑन हो गया। पुरानी आवाज में गाना बजा, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था,
मगर आवाज किशोर कुमार की नहीं थी, वो एक औरत की थी, भारी और डरावनी। अमन ने ट्रक पूरी ताकत से मोड़ दिया और तेजी से अंधेरे में घुस गया। जीपीएस अब भी काम नहीं कर रहा था, रास्ता सीधा नहीं लग रहा था। पेड़, झाड़ियां, फिर से वही ढाबा, फिर से वही ढाबा। अबे, हम तो भागे थे, फिर से वहीं कैसे आ गए? अमन चिल्लाया। कहानी अब एक भूल भुलैया में फंस चुकी थी। ट्रक, रास्ता और डर, सब एक चक्रव्यूह बन चुका था। कोई देख रहा था, कोई चल रहा था साथ। ट्रक की हेडलाइट्स अब उतनी तेज नहीं रहीं जैसे उनकी रोशनी पर भी कोई परछाई बैठ गई हो। अमन के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे और सुमित बगल की सीट पर बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें चल तो रही थीं, मगर बहुत धीमी और अनियमित, जैसे कोई दूसरा उसके भीतर से उसे खींच रहा हो। अमन ने एक गहरी सांस ली और ट्रक का शीशा थोड़ा नीचे किया, मगर बाहर से जैसे ही ठंडी हवा भीतर आई, कोई अनदेखी आवाज उसके कान के पास फुसफुसाई। अब अकेले हो, तेरा नाम अब मेरी लकीर में लिखा गया है। वो चौंक कर शीशा बंद करता है, मगर आवाजें अब ट्रक के अंदर ही घूमने लगी थीं। कोई दरवाजे के पास से भागता, कोई खिड़की से झांकता, कोई पीछे के केबिन से सीढ़ियां चढ़ता हुआ लगता। अमन ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, तू जो भी है, सामने आ। कुछ पल शांति रही, फिर रेडियो में अचानक एक नई रिकॉर्डिंग चली, सुमित की आवाज में। भाई, वो लड़की मुझसे कह रही थी, मत जाना, मत छोड़ना, मैं यहीं हूं, मुझे देख। अमन की आंखें फटी रह गईं। ये रिकॉर्डिंग कब हुई, कहां से आई? सुमित ने ये कभी बोला ही नहीं। फिर पीछे से एक औरत की चीख जोरदार, कलेजा चीरती हुई, और ट्रक झटका खाकर रुक गया। चारों ओर अंधेरा, मगर उस अंधेरे में अब हर ओर से आवाजें आ रही थीं। किसी के पायल की आवाज, किसी की फुसफुसाहट, मैं तुम्हारे बिस्तर के नीचे हूं, किसी का हंसना, मगर बिना चेहरा दिखे। अमन ने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा अब अपने आप लॉक हो गया था। अंदर अचानक जैसे हवा नहीं रही, बल्कि आवाजें सांस लेने लगीं। पीछे मुड़कर देखा, सुमित की आंखें खुल चुकी थीं, लेकिन अब वे उसकी आंखें नहीं थीं। काली गहराई जैसी आंखें, जैसे अंदर कोई और देख रहा हो। अब तेरी बारी है। सुमित की आवाज नहीं थी, वो किसी औरत की गहराई से आती हुई आवाज थी। तू सुन रहा है ना? चलावे की दुनिया में कदम रख चुका है तू। ट्रक अब फिर खुद ब खुद स्टार्ट हुआ। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। अमन की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। रेडियो पर बच्चों की हंसी गूंजने लगी। फिर ट्रक हवा में उठने लगा। न नीचे जमीन थी, न ऊपर आसमान, बस चारों ओर आवाजें ही आवाजें। सुमित अब सीट पर नहीं था, लेकिन उसकी हंसी अब अमन के अंदर गूंज रही थी। अमन अब अकेला नहीं था, वो अब सिर्फ जिस्म से नहीं, आवाजों से घिर चुका था। अमन को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो जाग रहा है या सपना देख रहा है। ट्रक हवा में था, मगर उसे झटका महसूस नहीं हो रहा था। न दिल की धड़कन तेज थी, न डर की हलचल, सिर्फ एक अजीब सी शांति जो मौत से पहले के सन्नाटे जैसी लग रही थी। अचानक चारों तरफ एक गहरा कोहरा फैलने लगा। ट्रक एक पुराने टूटे फूटे गांव की ओर उतर रहा था। गांव जो मानो सैकड़ों साल से वीरान था, लेकिन फिर भी वहां हर घर की खिड़की से कोई देख रहा था। कोई चेहरा नहीं दिखता था, पर परछाइयां थीं जो झांक रही थीं, सरका रही थीं और मुस्कुरा रही थीं। ट्रक जमीन पर आकर थमा, एक बड़े से काले कुएं के पास। अमन ने उतरने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने बाहर से बुलाया हो। वो बाहर निकला और तभी हवा ने फुसफुसाया, स्वागत है चलावे की दुनिया में। यहाँ सब कुछ सुना जाता है, पर देखा कुछ नहीं जाता। अमन ने इधर उधर देखा। एक लड़की की परछाई दिखी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ, बाल खुले, वही जिसे उसने ढाबे पर देखा था। मगर अब उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। तू कौन है? अमन ने कांपती आवाज में पूछा। वो धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा अब पूरा दिखाई दे रहा था। चेहरा नहीं, बस एक गहरा काला छेद, जिसमें नाक, आंख, होंठ, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक शून्य। मैं वो हूं जो आवाज बन गई। एक वक्त था जब मुझे भी देखा जाता था, अब सिर्फ सुना जाता है, और अब तू भी वही बनने वाला है। अमन ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन वहां अब ट्रक नहीं था, सिर्फ एक धुआं था
जिसमें सुमित की आवाज गूंज रही थी, तू मुझे छोड़ आया था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अमन भागने लगा। गांव की गलियां तंग थीं, मगर हर घर से कोई आवाज निकल रही थी। कोई माँ ललबाई गा रही थी, कोई बच्चे का नाम पुकार रहा था, कोई प्राचीन संस्कृत श्लोक बोल रहा था, लेकिन सबकी आवाज एक जैसी भारी, टूटी हुई, मानो रिकॉर्डिंग उल्टी चला दी गई हो। एक घर के बाहर पुराने रेडियो की आवाज आई। अब जो इस जगह आया है वो कभी वापस नहीं गया। अमन की सांसें उखड़ रही थीं। उसने एक घर के भीतर झांका और देखा एक कमरा था जिसमें दीवारें धड़क रही थीं, जैसे किसी की छाती हो, और कमरे के बीचों बीच एक पुराना फोन रखा था जो बार बार बज रहा था। वो झिझकते हुए अंदर गया और रिसीवर उठाया। उधर से आवाज आई, हेलो अमन, तू सुन रहा है ना? अब मैं तुझ में हूं। रिसीवर से खून टपकने लगा। अमन चिल्लाया, मगर उसकी आवाज अब बाहर नहीं निकली। उसके गले से बस फुसफुसाहट निकली, वही जो उसने पहली बार ढाबे में सुनी थी। अब अमन बोल नहीं सकता था, क्योंकि अब वो भी चलावे की आवाज बन चुका था। गांव का वक्त जैसे रुक गया था। सूरज नहीं था, चांद नहीं था, बस एक पीली सी रोशनी जो हर चीज को सड़ा हुआ और मुर्दा बना रही थी। अमन उस कमरे में अकेला नहीं था। दीवारें सांस ले रही थीं, फर्श पर खून की नसें उगाई थीं, और हवा में हर वक्त कोई कुछ कह रहा था, मगर वो कोई इंसान नहीं था। अब अमन की अपनी आवाज खो चुकी थी। जब वो कुछ बोलने की कोशिश करता तो उसकी जुबान खुद ब खुद पीछे लुढ़क जाती और गले से बस रेत सी खराश निकलती। पर उसके कान, वो जिंदा थे, बेहद जिंदा, जरूरत से ज्यादा। हर दिशा से उसे फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, कुछ नाम लेकर बुलाती, कुछ बीती बातें दोहराती, कुछ ऐसी चीखें जो लगती थीं जैसे किसी को जिंदा जलाया गया हो। और सबसे डरावनी बात ये कि कुछ आवाजें उसकी अपनी थीं। एक कोना था उस कमरे में जहां एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था, टूटा हुआ लेकिन लगातार चल रहा था। अमन उसके पास गया। टेप से आवाज आई, अमन, तुझे याद है जब तूने पहली बार झूठ बोला था? जब तूने किसी की मदद नहीं की थी? जब तूने सुमित को अकेले जाने दिया था? ये चलावे उनकी आवाजें होते हैं जिनकी सच्चाई मार दी गई। अमन पीछे हटा। अब कमरे की हर दीवार पर उसकी पुरानी यादें चल रही थीं, जैसे कोई पुरानी फिल्म, पर आवाज के साथ। वो अपने बचपन की लड़ाई सुन रहा था, कॉलेज की गलियों में बोली गई गालियां, वो एक बार जब उसने किसी लड़की का फोन काट दिया था बिना सुने। हर अधूरी आवाज अब हवा में गूंज रही थी। चलावा बनना एक सजा नहीं, एक दर्पण था। अमन अब जोर से चीखना चाहता था, लेकिन अब वो बोल नहीं सकता था। तब उसने एक कोने में पड़े लकड़ी के दरवाजे की ओर देखा, जिस पर लिखा था, केवल वो जा सकता है जिसने किसी और की आवाज को मुकम्मल किया हो। वो समझ नहीं पाया, मगर तभी दरवाजे के नीचे से एक नन्हे बच्चे की सिसकती आवाज आई, कृपया मेरी माँ को बुला दो, मैं बहुत डर रहा हूँ। अमन का दिल कांप गया। वो आवाज असली थी, मासूम थी। अमन ने जोर से दरवाजा खोला। अंदर एक अंधकारमय कोठरी थी, जिसके बीचों बीच एक बच्चा बैठा था, आंखों में आंसू, हाथ में फटा हुआ खिलौना। माँ चली गई, मुझे कोई सुन नहीं रहा, बच्चे ने कांपती आवाज में कहा। अमन ने पहली बार अपनी हथेली उसकी पीठ पर रखी। मैं हूं ना, मैं सुन रहा हूं। तभी अचानक पूरे कमरे की हवा बदल गई। आवाजें जो अब तक अजनबी थीं, धीमे धीमे शांत होने लगीं। कमरे में पहली बार कोई रोशनी की लकीर घुसी। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, अब तू चलावा नहीं रहा, तू सुनने वाला बन गया है। मगर तभी बच्चा धुआं बनकर उड़ गया, और अमन को अब महसूस हुआ उसकी आवाज लौट आई है। मगर अब सवाल ये था, क्या वो इस जगह से बाहर निकल पाएगा? अमन के सामने अंधेरा गहराता जा रहा था। उस कमरे की दीवारें अब सिसकियां लेने लगी थीं, जैसे दीवारों में किसी ने अपनी अंतिम सांसें भर दी हों। पंखा बंद था, खिड़की जड़ी हुई थी, और हवा में घुली नमी अब खून की सी गंध में बदल चुकी थी। कमरे के कोने में पड़ी लकड़ी की अलमारी अब किसी जिंदा चीज जैसी हिल रही थी। और फिर वो दरवाजा खुला, वही दरवाजा जिससे पहले उस लड़की की लाश मिली थी। आधा जला, आधा चिल्लाता हुआ चेहरा। अमन ने कांपते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, पर इस बार दरवाजे के पार एक लाश नहीं, बल्कि एक आदमी खड़ा था।
पिता! अमन की आवाज कांपी। हाँ, वही था, रघुवीर सिंह, अमन का मृत घोषित किया जा चुका पिता, जिसे पूरे गांव ने कहा था कि उसने खुदकुशी कर ली थी। पर वो जिंदा था, कम से कम दिखाई दे रहा था। तेरे अंदर जो डर है वही चलावा है, अमन। उसकी आवाज बहुत धीमी लेकिन साफ थी। मैं कभी नहीं मरा। मैं इस हवेली के उस पल में फंसा रह गया जब तूने मेरी आवाज नहीं सुनी थी, जब तूने मेरी मदद की गुहार को अनसुना कर दिया था, जब मैं जला और तू भाग गया। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रात याद करने लगा जब हवेली में आग लगी थी और उसने बाहर भागकर सिर्फ अपनी जान बचाई थी। तू ही था जिसने मुझे जिंदा जलता हुआ छोड़ दिया था। रघुवीर की आंखों से अब खून बह रहा था। इसलिए तू बार बार लौटता है इस हवेली में, इस दरवाजे के पास, इसलिए चलावा तुझसे नहीं छूटता। अमन घुटनों पर गिर पड़ा। अब वह चीख रहा था, अपनी हथेलियों से कान ढकते हुए, लेकिन अब आवाजें बाहर की नहीं थीं, वे अब उसके अंदर गूंज रही थीं। बचाओ, माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं डर गया था। आखिरी बार दरवाजा खुला, पर अब वहां कोई नहीं था, न रघुवीर, न वो पुरानी हवेली, बस एक जलता हुआ कमरा, और उस कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर बैठा अमन। अब वो न बाहर जा सकता था, न खुद को छुड़ा सकता था, क्योंकि अब वो खुद चलावा बन चुका था। हर रात उस हवेली में कोई न कोई उसकी पुकार सुनता है। कोई नया आदमी, कोई नया बच्चा, कोई नया डरपोक, जो आवाजें सुनकर दरवाजा खोलता है, और वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।